गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत पर। चैप्टर 1 ही अभी हमारा चल रहा है। तो कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के दम पर नहीं बन सकता। संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि यह सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी अगर उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्होंने संविधान सभा में जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। वर्षों दौरान जन आकांक्षाओं को खुलकर सामने आई। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को साकार कर रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन में विरासत में प्राप्त हुए थे, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को बच्चों आज़ादी मिली थी। तो एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो सभी धर्मों को, सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन से हमारे संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो संविधान लागू होने के कई दशकों पूर्व ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के प्रासंगिक थे। यथा भारत का स्वरूप, यानी कि भारत सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को जो फैली हुई है भारत में उनको दूर करना चाहिए, विशेष रूप से जो भेदभाव की समस्या थी, इसके अलावा बेरोजगारी, भुखमरी, जाति प्रथा, धर्म में असमानता, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय संविधान की रचना की गई थी। अर्थात जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त कैसे किया जाए, ये सब चुनौतियाँ राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे सामने उभर कर सामने आई थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में उन सिद्धांतों का संविधान सभा में लाया गया था, उसका सर्वोत्तम सार हमें पंडित नेहरू द्वारा 1946 में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव से मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं एवं मूल्यों का समावेश। इस प्रस्ताव के आधार पर हमें संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता एवं सार्वजनीन की पहचान जैसे बुनियादी प्रतिबद्धताओं की संस्थागत स्वरूप दिया गया। इसलिए हमारा संविधान केवल नियमों एवं प्रक्रियाओं की भूल भुलैया ही नहीं है बच्चों, वरन एक ऐसा नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को भी पूरा करता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु बच्चों कौन कौन से थे उसे जानेंगे। कि भारत एक संप्रभु गणराज्य है, अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप से उस पर किसी का दबाव नहीं होगा। दूसरा है, भारत में ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों एवं देशी रियासतों के बाहर के लोग, ऐसे क्षेत्र जो हमारे अंग बनना चाहते हैं, भारत एक संघ होगा, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा। तीसरी का ये कहता है कि संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी, अर्थात उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी, सभी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का संपादन वो कर सकती हैं। आगे, संप्रभु तथा स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता होगी, अर्थात अंतिम पावर जो होगी वो जनता के हाथ में होगी। जनता जब चाहेगी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। वैसे उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। भारत के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा की गारंटी भारतीय संविधान हमें देता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की और अपने धर्म को मानने की, अपने आराध्य देव की उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों, दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल, आकाश, इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून तथा न्याय के अनुसार होगी। जल, थल और आकाश, उस पर भी हम संप्रभु होंगे, उस पर किसी का बाहरी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। विश्व शांति तथा मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्ण कार्य करेगा और योगदान देगा।
तो हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हम विश्व शांति के पुजारी हैं, मानव कल्याण को बढ़ावा देंगे। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान जो है, एक कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसको भानुमति का पिटारा कहा गया है, लेकिन भारत एक ऐसा संविधान है जो विश्व के संविधानों में से श्रेष्ठ संविधान है। उसमें विभिन्न देशों के कानूनों की जो अच्छाइयाँ थी उनको लिया गया है। जैसे ब्रिटिश के संविधान से आप जान लेंगे क्या क्या लिया गया है। सार्वजनिक मत के आधार, चुनाव, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये सब ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आगे चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में मनोनयन की प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को अंगीकृत किया गया है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है। रूस के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से सैनिक, न्यायिक प्रक्रिया आदि की जो प्रक्रिया है बच्चों ली गई है। इसके अलावा कनाडा के संविधान या अन्य राष्ट्रों के संविधान से भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आगे है इसी क्रम में बच्चों संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण कारक यह है कि सरकार को सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। तो ये मूल सिद्धांत रखा गया था कि सरकार लोकतांत्रिक एवं जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होगी। इससे अभिप्राय यह है कि भारतीय संविधान निर्माता एक लोक कल्याणकारी राज्य की कामना करते हैं, अर्थात प्रत्येक राज्य का दायित्व होगा कि वह अपने नागरिकों के विकास के लिए ऐसी सुविधाएं मुहैया कराए जैसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आवास, जल आदि की व्यवस्था करे, जिससे उसके राज्य में रह रहे नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व इसका प्रमाण है। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने हेतु बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय व्यवस्था एवं संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार तथा राज्य शक्तियों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। शासकीय व्यवस्थाओं को सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारा संविधान निर्माताओं के दूसरे देशों के प्रयोगों एवं अनुभवों से सीखने में कोई संकोच नहीं करता। जैसे अभी हमने बताया था कि विभिन्न राष्ट्रों से, विभिन्न देशों से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया है, अर्थात उन परंपराओं को अपनाया है। भारत के हितानुरूप जैसे ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था की जन आकांक्षाओं और देश के विस्तृत क्षेत्र एवं विविधताओं हेतु उपयुक्त था, उसके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है। उन्होंने किसी भी बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की है। उनके कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यकता तथा उनके विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों भारतीय जो संविधान है वह विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छाइयाँ उसमें ली गई हैं, उनको ग्रहण किया गया है। आगे बच्चों संविधान का दर्शन। प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है। संविधान के दर्शन से अभिप्राय उन आदर्शों से है जिनसे भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ है, उन नीतियों से है जिन पर संविधान की शासन प्रणाली आधारित है। अर्थात भारतीय जो शासन प्रणाली है वह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता की भागीदारी। भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना।
बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिन उद्देश्यों को अंगीकृत किया था उसे जवाहरलाल नेहरू ने 15 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में अत्यंत प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। यही उद्देश्य ही संविधान सिद्धांतों का शिलान्यास करते हुए संविधान की विचारधारा का निर्माण करते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव सर्वप्रथम बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो संविधान सभा के अंतरात्मा में न्याय, समता, अधिकार, बंधुत्व आसव से अभिसंचित है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमारे वर्तमान संविधान को नियामक महत्वाकांक्षाओं में से एक है। संविधान सभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसमें निम्न बातें बच्चों महत्वपूर्ण हैं। संविधान सभा दृढ़तापूर्वक सत्यनिष्ठा से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। अर्थात किसी भी विदेशी राष्ट्र का या आंतरिक रूप से भारत किसी के अधीन होकर दबाव में होकर कार्य नहीं करेगा। वह अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। उसके भावी प्रशासन के लिए एक संविधान की रचना करने का वचन देता है। दूसरी बात उन्होंने अपने प्रस्तुत की थी, इसमें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्यों के क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों की सीमा से बाहर हैं और जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत के संवैधानिक भाग बनना चाहते हैं, सबको एकीकृत किया जाएगा। अर्थात जो भारत की सीमाओं में आने वाले समस्त राज्य हैं उनको एक साथ मिलाकर भारतीय संविधान सभा के सम्मुख ऐसे विचार उन्होंने पेश किए। आगे है इसी क्रम में वे सभी क्षेत्र अपने अंतर्गत सीमाओं तथा संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के साथ भारत के स्वायत्त माने जाएंगे। संघ के नियोजित अपना अंतर्निहित शक्तियों के अतिरिक्त वह सरकार और प्रशासन के सभी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे। स्वतंत्र भारत को संपूर्ण शक्ति और सत्ता इसके संविधान, संगठक और प्रशासनिक उपकरण भारतीय जनता से व्युत्पन्न है। इसी क्रम में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि भारत की जनता अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी। कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत सबको पदोन्नति के अवसर, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, आस्था, उपासना, व्यवसाय, साहचर्य तथा न्याय के अनुसार अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों अपने उद्देश्य प्रस्तावना में रखे थे उसमें से हमने 5 के बारे में अध्ययन कर लिया है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।